नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज इस वीडियो सेशन में यूजीसी नेट की हिंदी यूनिट 6 से उपन्यास प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ और उपन्यासों की इस प्रैक्टिस सेट में आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो हम प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो भी हमारे पास टाइम बचा है एग्जाम के नज़रिए से, उसमें एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करने की ये जो एक नई रणनीति प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर के आई हूँ, आप लोग इसमें ज़रूर लाभान्वित हों। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें आप देखेंगे कि उपन्यासों से संबंधित यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑप्शन वाला विकल्प यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन है, और जिसमें कि निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बतलाएं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज़रूर मिलता है, तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर देखें। इस तरह के जो खासकर जो बहुत फेमस कवि हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले यहाँ हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। इनमें से कौन है? सबसे पहले इनका सही अनुक्रम लगाना है। तो ये वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनके आंसर अपने पेपर पेन लेकर के बैठिए, उस पर नोट कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते जाएं। और ये वीडियो आपको लाइव मिलेगी, तो लाइव में भी आप अपने कमेंट में ये लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। फिलहाल हम इसका सही आंसर लेते हैं। सही आंसर है इसका सी, ऑप्शन सी। पहले प्रसाद आएंगे, फिर निराला है, फिर पंत जी हैं, फिर महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, आप चाहें तो इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरना इनके जन्म वर्ष के अनुसार तो इनको याद करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत फेमस कवि हैं ये सब। तो हम प्रसाद की अगर बात करें तो प्रसाद जी, इसमें आप देख सकते हैं प्रसाद जी का जो जन्म वर्ष है, ये हम सबसे पहले प्रसाद जी को लिख रहे हैं। प्रसाद जी का जन्म वर्ष जो है वो है 1889 से 1937, यानी कि 1889 में ये आए, सबसे पहले इनका अनुक्रम होगा। और दूसरे नंबर पर हैं निराला जी, जो कि 1897 इनका जन्म वर्ष है, और मृत्यु भी आप जान लें 1962, यानी कि उम्र के अनुसार भी कभी कभी पूछा जाता है इस तरह से कि किसकी मृत्यु पहले हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा, तो इस तरह से भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत जाने माने कवि हैं और छायावाद के सबसे महान कवियों की श्रृंखला में आते हैं। पंत जी का जन्म वर्ष है 1900, सन 1900 से 1970, 1900 से 1970। और महादेवी वर्मा जी का जन्म वर्ष है 1907 से 1987। तो इस तरह से आपके सामने यहाँ पर इनके सबके जन्म वर्ष लिखे हैं। सबसे पहले 1889 जयशंकर प्रसाद जी, और 1897 निराला जी, 1900 पंत जी, और 1907 में महादेवी वर्मा। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इनको, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से इनके क्रम को याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे। इनमें से कौन जो कि द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, इनमें से कौन कवि जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो द्विवेदी युग के नहीं हैं? तो सही ऑप्शन अब तक आपने टाइप कर दिया होगा, नहीं किया है तो सही ऑप्शन पे हम चलते हैं सीधे। ऑप्शन बी हमारा सही है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, ये छायावादोत्तर या छायावाद युग के अंतर्गत आप इनको रख सकते हैं। बाकी मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी द्विवेदी युग के हैं, लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के जो कवि हैं उनके नाम आप लोगों को ध्यान जरूर रखने हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण युग है काव्य साहित्य के नज़रिए से। यहाँ पर सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन हुआ था, प्रारंभ हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका
बहुत प्रसिद्ध हुई है। तो इससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर द्विवेदी युग के कवियों की बात करें तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी आते हैं, और श्रीधर पाठक भारतेंदु युग में भी आते हैं और द्विवेदी युग में भी आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने आप में एक बड़ा नाम है। रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये सभी जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन काल की दृष्टि से निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम होगा। जीवन काल की दृष्टि से निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होगा? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर और अज्ञे। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो कि जिनका जन्म वर्ष पहले होगा और उसके बाद अगला आएगा, यानी अनुक्रम जैसे पहले क्वेश्चन को हमने किया था वैसे ही यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो ट्राई करें, अपना बेस्ट दें, आंसर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। जितने क्वेश्चन आप टच करेंगे, जहाँ यहाँ गलत भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे के लिए आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यानी कि जो ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनमें इनके क्रम को याद करते समय आप जो है इनके जन्म वर्ष को भी याद करते चलें। तो सही आंसर हम लेंगे यहाँ पर। सही ऑप्शन हमारा देखते हैं, पहले इनके जन्म वर्ष से मिलाते हैं। श्रीधर पाठक जी का जन्म वर्ष है 1859। 1859। मैथिली शरण गुप्त जी का अभी आपने ऊपर देखा था शायद, तो इनका है 1886। और दिनकर जी का जन्म वर्ष है 1908, यानी कि ये बाद में आएंगे। और अज्ञे जी का जन्म वर्ष है 1911। तो सबसे बाद में अज्ञे आएंगे, सबसे पहले इसमें किसका कम हो रहा है? तो 1859 वाले का कम हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, श्रीधर पाठक। पहले आएंगे श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर और अज्ञे। देखिए, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था श्रीधर पाठक जी जो है इन्होंने भारतेंदु युग में भी लिखे हैं रचनाएं, और कवि के रूप में इन्होंने द्विवेदी युग में भी लिखी हैं, क्योंकि 1859 इनका जन्म वर्ष है और 1900 के बाद द्विवेदी युग प्रारंभ होता है। तो श्रीधर पाठक के बाद मैथिली शरण गुप्त और फिर दिनकर और फिर अज्ञे। उम्मीद है आप लोगों के विकल्प सही हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है, उपन्यास धरती धन न अपना के पात्र हैं। कौन पात्र हैं उपन्यास धरती धन न अपना के? हरनाम सिंह, बिशन दास, ज्ञानो, काली। इनमें से कौन से पात्र आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में अलग अलग दिए गए हैं। तो इनमें से कौन से पात्र धरती धन न अपना के पात्र हैं? धरती धन न अपना एक उपन्यास जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है इकाई 6 में, और इसमें जो है पात्र वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठाए जाते हैं, इसका वर्ण विषय उठाया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें इनके पात्रों को। हरनाम सिंह, बिशन दास, ज्ञानो, काली। पारो, काली, गया, ज्ञानो। होरी, धनिया, काली, सतनाम सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ए, हरनाम सिंह, बिशन दास, ज्ञानो, काली। ये सभी धरती धन अपना के जो है पात्र हैं। और आप जानते हैं धरती धन अपना एक दलित उपन्यास के श्रेणी में आता है, दलित वर्ग का उपन्यास है धरती धन अपना। और इसमें जो पात्र हैं काली, ज्ञानो, हरनाम सिंह, ये सभी बहुत फेमस पात्र हैं। इनके बारे में जो ये क्वेश्चन है आपका, ये पंजाब के ऊपर एक जो है आधारित उपन्यास है। पंजाब का एक क्षेत्र है दोआब, पंजाब का क्षेत्र है दोआब। इस क्षेत्र के अंतर्गत दलितों के जीवन की त्रासदी, जो कि इस उपन्यास का वर्ण विषय है, दलितों की जीवन की त्रासदी को उठाया गया है। इसमें दलितों के उत्पीड़न, शोषण, उनका अपमान, उनकी वेदना, इनको बड़े प्रभावकारी ढंग से चित्रित किया गया है। दलितों की दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार जो भारतीय जाति व्यवस्था है, क्योंकि जाति व्यवस्था नहीं होती तो दलित अलग से कोई जाति नहीं होती, तो जाति व्यवस्था जो है, हिंदू धर्म व्यवस्था और जन्म कर्म सिद्धांत के तथ्यों को भी इसमें उजागर किया गया है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म में एक जाति व्यवस्था बना करके दलितों का शोषण किया गया है। शोषण, अपमान, घृणा, ये सभी जो है इस अपमान उसके उपन्यास के वर्ण विषय हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। घृणा भी होती है लोगों को, यानी कि दलितों से, तो इन सबको यहाँ पर रखा गया है। इसमें देखें तो हरनाम सिंह है, चौधरी हरनाम सिंह का पूरा नाम है, डॉक्टर बिशन दास है, बिशन दास है डॉक्टर बिशन दास, ज्ञानो, काली, ये सभी जो है इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास और प्रगति की ओर उठा, विकास और प्रगति की ओर उठा हर
उसका हर कदम जातिवादी, सामंतवादी शोषकों द्वारा रोक दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बन उसके राह में खड़े हो जाते हैं। ये कथन किस उपन्यास का है? गोदान, धरती धन न अपना, मैला आंचल, झूठा सच, इनमें से ये कथन किस उपन्यास का है ये बताना है। तो ये कथन है ऑप्शन बी, धरती धन न अपना उपन्यास का। जैसा कि भी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है कि जिसमें सामंतवादी जाति का मुद्दा था, सामंतों का मुद्दा था, शोषकों का मुद्दा था, जिनके प्रति शोषकों के द्वारा शोषित किए जाते थे लोग, तो उनके जो चौधरी हैं, इन चौधरियों के मोहरे बन उसके राह में खड़े हो जाते हैं कि अपनी जाति के लोग भी, यानी कि जो दलित वर्ग है, इस दलित वर्ग के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और ऐसा करते हैं चौधरी लोग, यानी जो जमींदार लोग हैं वो करते हैं, और उनके मोहरे बन करके लोग जो है अपने ही जाति के लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये कथन धरती धन न अपना उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं डॉक्टर गोपाल राय, पंडित गौरी दत्त, डॉक्टर विजय शंकर, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। इनमें से कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका देवरानी जेठानी की कहानी। ये उपन्यास, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। डॉक्टर गोपाल राय ने भी माना है, और डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन ने जो है श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को माना है पहला मौलिक उपन्यास। और वही जो है पुष्पपाल सिंह, एक तो गोपाल राय हो गए, ऊपर से एक है पुष्पपाल सिंह, इन्होंने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। और इसके रचनाकार देखें, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं पंडित गौरी दत्त, तो ये तो देवरानी जेठानी की कहानी के कौन है? लेखक हैं, पंडित गौरी दत्त। तो ये एक अपने आप में अनूठा उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। इसकी कहानी जो है वो मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, इसकी जो इसका सारांश है और समीक्षा है उसको भी आप देख सकते हैं। और इस पर बनने वाले पर्सनल क्वेश्चन जो सिर्फ इस उपन्यास पे आधारित हैं वो भी उस वीडियो में अपलोडेड हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु का पात्र नहीं है? यहाँ पर देखिए, जब नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं के क्वेश्चन जब आते हैं तो हमारा दिमाग जो है उस शब्द को छोड़ देता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो मेन हमारा मुद्दा होता है वो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु का पात्र नहीं है? मदन मोहन, बृजकिशोर, बैजनाथ, बिशु, इनमें से कौन जो है वो परीक्षा गुरु का पात्र नहीं है ये बताना है। तो आपने हो सकता है इसकी समीक्षा पढ़ी हो परीक्षा गुरु की, और समीक्षा या सारांश या पात्रों की कोई सूची बना रखी हो। वैसे पात्रों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो सूची बनाना होता है। पात्र जो है वो लिख लिए जाएं, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से कर करके, और उसके बाद उनकी एक ट्रिक बना ली जाए, ये तरीका होता है। तो अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है उससे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि नहीं पूछते हैं। तो मदन मोहन, बृजकिशोर, बैजनाथ, बिशु, इनमें से कौन है जो कि नहीं है इस उपन्यास के पात्र? तो ऑप्शन डी है बिशु। बिशु इस उपन्यास के पात्र नहीं है। इनके पात्र में लाला बृजकिशोर आते हैं, मदन मोहन आते हैं, बैजनाथ आते हैं, मुंशी चुन्नी लाल भी आते हैं इसके पात्रों में। और देखें तो चुन्नी लाल हैं, और मास्टर शंभू दयाल हैं, ये भी इस पात्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि परीक्षा गुरु के अंतर्गत आएंगे मास्टर शंभू दयाल। तो इस तरह से आप पात्रों की सूची बना करके उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये रिवीजन टाइम है, वैसे भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो चीज़ें आती जाएँ उनको नोट डाउन करते जाएँ, जिससे कि एक बेहतर तैयारी आपकी हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज के प्रमुख पात्र हैं? मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज, जिसके प्रमुख पात्र यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑप्शन में आपको कई सारे दिए गए हैं, एक एक ऑप्शन में। सुकुल बाबू, बिशु, हीरा, बिंदा, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, ब्रजकिशोर, होरी, मालती, धनिया, राय बहादुर, लहना सिंह, पंडित बुधिराम, सुन्नदा, सोफिया, इनमें से कौन है जो कि महाभोज के पात्र हैं? तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, ये
किसी न किसी जो है उसके होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम इनको मिलाते चलें तो देखें सुकुल बाबू, बिसु, हीरा, बिंदा, ये हैं आपके महाभोज के पात्र। अब मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बृजकिशोर, इसकी जस्ट पहले अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था जो कि परीक्षा गुरु से था, यानी कि ये वाले जो पात्र हैं ये सब परीक्षा गुरु से आएंगे, परीक्षा गुरु के पात्र हैं। फिर होरी, मालती, धनिया, राय बहादुर, ये किस उपन्यास के हैं? तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान के पात्र। फिर लहना सिंह, पंडित बुद्धीराम, सुन्नदा, सोफिया, ये सब जो है किसमें आते हैं? ये सब आते हैं उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह एक बहुत फेमस पात्र हैं जो कि उसने कहा था कहानी, जो सबसे लोकप्रिय कहानी हिंदी साहित्य की, उसमें ये पात्र हैं। और इस तरह से आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उनके सारे विकल्पों पर अपनी दृष्टि जरूर डालें, जिससे कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3-4 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो जाएं। इसके जो मुख्य पात्र हैं महाभोज के, इसमें विशेषर है जिसका नाम यहाँ पर बिसु दिया गया है, उर्फ बिसु जो है उर्फ इसका नाम है विशेषर। मुख्य पात्र है ये उपन्यास का विशेषर, मुख्य पात्र। और हीरा जो है ये बिसु के पिता हैं, हीरा ये बिसु के पिताजी हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदा, ये जो बिंदा है ये बिंदा की पत्नी है रुक्मा। और दा साहब मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गृह मंत्रालय का प्रभारी बना रखा है जिनको। सदाशिव अत्रे हैं इस जो है उपन्यास के पात्र, सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। एक पात्र हैं जोरावर, लिख देती हूँ यहाँ पर, एक पात्र और है जिनका नाम है जोरावर। जोरावर जो हैं वो स्थानीय बाहुबली हैं और दा साहब के सहयोगी हैं। जो भी कोई सत्ताधारी पार्टी होती है उसके बाहुबली बहुत होते हैं, तो ऐसे ही इस उपन्यास में जोरावर पात्र जो है वो सत्ताधारी पार्टी जो है उसका बाहुबली है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। ये जो महाभोज उपन्यास आप देख रहे हैं इसका गांव भी पूछा जा सकता है आपसे, जो कि है सरोहा नामक गांव। सरोहा नामक गांव इस उपन्यास में चित्रित है, जिसमें विशेषर उर्फ बिस्सू के मौत की घटना से ये कथा प्रारंभ होती है। यानी जो मुख्य पात्र है इसमें बिस्सू, जिसका नाम है विशेषर, उसी की मौत की घटना से ये कहानी प्रारंभ होती है महाभोज। तो इस कहानी को भी समझने के लिए आप इसका सारांश जरूर देखें, और नहीं तो अगर आपने उपन्यास पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, उपन्यास परीक्षा गुरु से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपन्यास परीक्षा गुरु से संबंधित कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो सारे कथनों को आपको देख के बताना है। ये हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ की रचनाओं का सहारा लिया गया है। कूट के माध्यम से आंसर करना है। कूट इसमें क्या कह रहा है कि केवल एक ऑप्शन सही है या केवल एक और दो सही है, क्या ये मौलिक उपन्यास है प्लस इसका जो प्रकाशन है वो 1882 में हुआ था, या केवल 3 सही है, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ की रचनाओं का सहारा लिया गया, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सारे कथन सही हैं। एक तो ये कि हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है, और इसको माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने भी माना है, और डॉक्टर निर्मला जैन ने भी माना है परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास, यानी कि पहला मौलिक उपन्यास। और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। इसमें लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ की रचनाओं का सहारा लिया गया है। तो ये उपरोक्त सभी वाला कथन यहाँ पर सही होगा। ये उपन्यास जो है इसकी भाषा एक भाषा का स्वरूप यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि किस प्रकार से इसकी भाषा एक अलग तरीके की भाषा है कि सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों, बहुत उम्दा किस्म की इसकी भाषा है, वृत्तियों और शरीर के शक्ति के अधीन है। और शरीर की शक्ति के अधीन है।
ये कथन जो है वो चुन्नीलाल ने कहा है, और इतना ही नहीं कहा है, उन्होंने इसके आगे भी कहा है कथन ये कि एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, और उसी बात से वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम नहीं होता। यानी कि जैसे कोई एक बात ऐसी है जिससे कि एक ही समय में उस बात से किसी को बहुत तकलीफ हो रही हो और उसी बात से किसी दूसरे को बहुत सुख हो रहा हो, तो इस कंडीशन में ये जो सुख दुख का एक भेद है कि सुख में सब सुखी होते हैं, दुख में सब दुखी होते हैं, इसे चुन्नीलाल अपना नहीं पा रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से, इस तर्क के माध्यम से। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा यहाँ की जो वानगी है इस भाषा की, उसको आप देख सकते हैं, इस तरह की भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यास में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तजुर्बा अपनी भाषा के छंदों में हुआ? अपनी भाषा के छंदों में हुआ। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, किस हिंदी उपन्यास में इसका जो है हुआ? गोदान, आपका बंटी, महाभोज, परीक्षा गुरु, इनमें से किस उपन्यास में ये हुआ है? यानी कि परीक्षा गुरु उपन्यास का है ये। परीक्षा गुरु उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी इनकी कविताएं भी दी गई हैं, और ये जो उपन्यास है इसमें काव्यानुवाद के रूप में कुछ बीच बीच में ब्रज भाषा के उदाहरण भी दिए गए हैं, और हर प्रकरण के प्रारंभ में एक ऐसा उदाहरण मिलता है। यानी कि बहुत अच्छी बात यहाँ आपको देखने को मिल रही है कि हर एक प्रकरण में एक उदाहरण मिल जाता है, एक उदाहरण। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा दोनों अलग अलग थी। काव्य खड़ी बोली में ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, और गद्य जो है वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। तो काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण किया है, और अनुसरण करते हुए उन्होंने क्या किया है, गद्य जितना लिखा है उसको खड़ी बोली में लिखा है, और जो बीच बीच में काव्यांश दिए हैं उनको ब्रज भाषा में लिखा है। यानी कि काव्य की बोली भारतेंदु युग के समय में जो थी वो थी ब्रज काव्य की बोली, ठीक है, काव्य बोली या काव्य की भाषा, ठीक है, और गद्य की भाषा जो थी वो थी खड़ी बोली। तो लेखक ने क्या किया है कि दोनों का संयोजन यहाँ पर किया है, दोनों ही भाषाओं का जो गद्यांश लिखा है, गद्य की भाषा जो उन्होंने की है वो खड़ी बोली की है, और जो बीच बीच में काव्यांश आए हैं उन्हें उन्होंने किया है किसमें? ब्रज भाषा में। तो इस प्रकार से ये उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में भीख तक मांगता है। ये कथन किस उपन्यास का है? निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है। यानी कि सुख और दुख में दोनों में धर्म बदल जाता है। व्यक्ति वही होता है, वही व्यक्ति, लेकिन उसका दुख में आचरण कुछ और हो जाता है और सुख में कुछ और जाता है। लेखक के अनुसार सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में आदमी भीख तक मांगने पे मजबूर हो जाता है। ये कथन किस उपन्यास का है? गोदान, तमस, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु। ये कथन जो है आपको बताना है, क्योंकि ज्यादातर कथन आप लोगों ने गोदान के तैयार किए होंगे, लेकिन इसके सिवा भी कथन अन्य उपन्यासों के भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से आपको किसमें लग रहा है? फिलहाल हम सही ऑप्शन लेते हैं, और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु। इसमें एक उदाहरण जो है इस तरह का भी हमने ऊपर के उसमें दिया है क्वेश्चन में, एक कि सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है, इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम नहीं होता। ये चुन्नीलाल ने कहा है, यानी कि जो इस टाइप का जो कथन था इसे कहा है उपन्यास में चुन्नीलाल ने। तो इस तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने आंसर जरूर टाइप करें, और साथ में मुझे लगता है एक क्वेश्चन के बजाय आप एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं। तो निम्नलिखित में से अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव गोदान के प्रमुख पात्र होरी में नहीं था? पुरातन विचारधारा का पोषक था, कठोर परिश्रमी था, मानवता प्रेमी था, सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह करता था। इसमें से कौन सा स्वभाव उसका नहीं था, ये बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह। ये उसका स्वभाव नहीं था। वो पुरातन विचारधारा का पोषक था, कठोर परिश्रमी था, बहुत मेहनती था, मानवता प्रेमी भी था, लेकिन ये नहीं था। परिश्रमी, ईमानदार, परिवार की मर्यादा का रक्षक,
था, पुरानी विचारधारा का भी पोषक था, मानवता प्रेमी भी था, कठोर परिश्रमी भी था, लेकिन सामंती व्यवस्था के प्रति जो है उसका स्वभाव नहीं था, बल्कि ये स्वभाव गोबर का था, होरी का नहीं था। होरी जो है इसका गोबर के पिता हैं और होरी का स्वभाव था सामंती व्यवस्था के प्रति विद्रोह करना, ये इनका स्वभाव नहीं था। अगला प्रश्न है, गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, खन्ना, प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प। तो इसमें से जो है आपके कौन से ये हैं? गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, खन्ना, प्रेमचंद, ये किस उपन्यास के पात्र हैं ये बताना है। तो सही ऑप्शन है इसमें ये गोदान के पात्र हैं। और इसके अन्य पात्रों में देखें तो होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, खन्ना, मेहता, मालती, रूपा, सोना, हीरा, ये सभी पात्र इसके बहुत पूछे आते हैं। यानी कि उपन्यास जो है गोदान, इसके पात्र आपको हर हाल में पढ़ लेने हैं। मुख्य पात्रों में हम देखें तो धनिया है, होरी है, जो इसके सिवा लिखे हैं गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, खन्ना, इनके सिवा मालती है, गोबर, ये मुख्य पात्र हैं जो इसके अंतर्गत और आते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। प्रथम मौलिक उपन्यास की चर्चा हम ऊपर कर भी चुके हैं और यहाँ पर पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो प्रथम मौलिक उपन्यास उन्होंने किसे माना है? रानी केतकी की कहानी को, परीक्षा गुरु को, देवरानी जेठानी की कहानी को, या पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है सन 1882। प्रकाशन वर्ष भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजी की जो नॉवेल शैली है, अंग्रेजी के ढंग पर ये लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास है। नॉवेल शैली के ढंग पर ये लिखा गया है, के तर्ज पर कह सकते हैं या ढंग पर कह सकते हैं, लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास है। पहला मौलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी? गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, लाजाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री, इनमें से कौन सा ऐसा उपन्यासकार है जिसके के उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से जो अहिंदी भाषी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह के भाषी क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने भी हिंदी सीखी थी? तो ये कौन है? तो ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री जो हैं इन्होंने तिलिस्मी जो इन्होंने लिखा है उपन्यास, उनके जो विषय रहे हैं वो तिलिस्मी, अय्यारी, इस टाइप के विषय रहे हैं। और जिसमें कि एक हमारे दिमाग में आ रहा है चंद्रकांता। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, आप लोग भी छोटे रहे होंगे, तब आपने देखा होगा चंद्रकांता एक सीरियल आता था टीवी पर, वो देवकीनंदन खत्री जी का लिखा गया उपन्यास था, बहुत फेमस था उस समय। जैसे श्री कृष्णा सीरियल उस समय चलता था, रामायण चलती थी टीवी पर, वैसे ही चंद्रकांता देखने वालों की जो लंबी लाइन लगती थी, शायद आपको याद होगा जरूर कमेंट करें। इसके बाद जो लोकप्रिय बनाने की बात है, हिंदी को लोकप्रिय बनाने का बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है बाबू देवकीनंदन खत्री ने। जितने हिंदी पाठक उन्होंने तैयार किए हैं, जितने हिंदी पाठक देवकीनंदन खत्री जी ने तैयार किए हैं, उतने किसी अन्य ग्रंथकार ने नहीं किए हैं। यानी कि अन्य भाषा के लोगों ने भी, क्योंकि उस समय अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी कि भैया हिंदी में लिखा है तो उसको कन्नड़ में भी कर लो, तेलुगु में भी कर लो, तमिल में भी कर लो। करने के लिए वहाँ के लोगों को आनी चाहिए, उसका अनुवाद करने में समय लगता है, तो उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। तो अभी के लिए इतना ही। ये 15 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, मुझे लगता है ये 15 नहीं बल्कि 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के बराबर थे आपका प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम 2 वाला प्रैक्टिस सेट कल लेकर के उपस्थित होंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, एक तथ्य के साथ कई सारे तथ्य भी तैयार हो जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। यूजीसी नेट की जो इस समय प्रैक्टिस सेट जो चलाई जा रही है, इस प्रैक्टिस सेट में आप हिस्सा ले सकते हैं और उम्मीद है कि मैं इसको लाइव करने की कोशिश करूँगी, लेकिन क्योंकि कुछ संसाधनों की कमी है इसलिए मैं इसको बस रिकॉर्ड अभी करके दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों की राय होगी तो ज़रूर इसको किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर बाद में, और तब तक के लिए आप सभी को
धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ संध्या और आराम से अपनी तैयारी को अच्छे से करें, बेहतर बनाएं। चलिए, धन्यवाद।